जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो देखा जाए तो 2018 में पूछे जा चुके हैं। यानी एक प्रकार से इस वीडियो में आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि दो रीज़न है। पहला रीज़न कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही होते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ये सभी प्रश्न को जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आते हैं कि इस साल भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच पोसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कार्बन का अपरूप जिसका गलनांक बोल लो या फिर क्वथनांक, दोनों का दोनों ही बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ऐसा कौन सा आपका बोलो कि यौगिक है या फिर जो भी समझ लो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको जो आज ही का वीडियो मैंने जो लिया हुआ था सेट नंबर 12, उसमें मैंने बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और इसका कमेंट मुझे आप लोग जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा सेट नंबर 13 है, यानी अभी तक मैंने पॉलिटेक्निक का 13 वीडियो डाल दिया है। प्रत्येक वीडियो में सभी के लगभग सभी वीडियो में आपका 30 प्रश्न मैंने कराया हुआ है। ठीक है, कुछ ही ऐसे वीडियो जिसमें मैंने 20 प्रश्न कराया हुआ है। ठीक है, तो समझ के देख सकते हो कितना प्रश्न मैंने करा दिया है। टेंशन मतलब सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे, द कंपाउंड गिव्स अ सोटी फ्लेम ऑन बर्निंग, यानी कि कौन सा यौगिक है जो जलने पर धूमिल ज्वाला देता है। तो जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, या फिर असंतृप्त जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो सब धूमिल ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, जैसे कि असंतृप्त में बोले तो या अल्काइन हो गया, ठीक है, एल्किन हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके पास धूमिल ज्वाला, जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है और एक का CnH2n-2 होता है। ये सब जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, ये सब क्या जलते हैं, धूमिल ज्वाला से जलते हैं। परंतु जो संतृप्त यौगिक होते हैं जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, यानी कि एल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये नॉर्मल साफ सुथरे ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो CH4 हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो C2H6 हो गया। ये सभी एल्केन यानी कि CnH2n+2 का फॉर्मूला में बैठ जाता है, यानी ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये सब तो धूमिल ज्वाला के साथ नहीं चलेगा। परंतु जो डी नंबर में दिख रहा है C2H4, इसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर मैं इसका संरचना बना दूँ, देख लो, दो कार्बन इस प्रकार से होगा और बाकी दो इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा और इसमें आपका 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं सब में क्या जलते हैं, धूमिल ज्वाला के साथ वो जलता है। ठीक है, और जिसमें सब में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, वो कैसे ज्वाला जलते हैं, साफ सुथरे ज्वाला के साथ। याद रख लीजिए बात। तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते, लिखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिसिस। तो याद रख लीजिएगा, अल्किन में, ठीक है, अल्किन यानी कि हो गया आपके पास CnH2n, ठीक है, जो ये होता है, ये जो कंपाउंड होता है इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ता है। और ये जो होता है ये आपका देखा जाए तो रिडक्शन के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है, रिडक्शन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि भाई साहब देख लो, इसमें यानी कि अगर आप लोग एल्किन में अगर आप लोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर आप लोग रिएक्शन कराते हो तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की उसमें ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाता है, यानी उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो उसमें वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसलिए आपके पास ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे, अ कंपाउंड ए विथ फॉर्मूला C3H8O possessed to a structure isomer on oxidation is produce an acid compound A is, यानी कि एक यौगिक A है। ठीक है, एक यौगिक का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपके पास C3H8O। अब इसका नाम क्या आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके जो दो संरचनात्मक समन्वय होते हैं, वो जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रोपेन 1 होता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। और एक होता है प्रोपेन 2 होता है। और इसके अपचयन से एक अम्ल बनता है। वो अम्ल क्या होता है आपके पास, याद रख लीजिएगा, 1 प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, ये आप लोग 11 क्लास का कॉन्सेप्ट था तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, लास्ट में अल्कोहल है, यानी कि ये अल्कोहल का एक कंपाउंड अल्कोहल टाइप का है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड
प्रेजेंट इन डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्प्लिट इज, यानी कि जो आपका डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्प्लिट जो होता है यानी कि विकृत परिशोधित स्प्लिट, इसके बारे में आप लोग नहीं जानोगे क्योंकि ये सब जो है ये बेसिकली आपका 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग कभी अगर होगा टाइम तो ये लोग सर्च मार के एक बार गूगल में देख लीजिएगा। तो फिलहाल जो होता है ये सीधा सीधे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, यूँ समझ लीजिए कि कौन सा आपका देखा जाए तो जहरीला है, यूँ समझ लीजिए, ठीक है, तो जिससे क्षति कर सकता है। देखो एक फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड देख सकते हो नॉर्मली जो चीटी वीटी का डंग में पाया जाता है तो वो तो आपको कुछ ऐसा खास नुकसान पहुंचाता है नहीं, ठीक है। अच्छा इथेनोइक एसिड, ये जो हम लोग सिरका वगैरह में उपयोग करते हैं, यानी जो हम लोग चाउमीन बनाने के लिए सिरका का उपयोग करते हैं तो वो तो हम लोग खाते हैं तो उससे तो कोई दिक्कत होता नहीं, तो ये भी आपका नॉर्मल है, ये सभी आपका पॉइजनस नहीं है, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे लिखा है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में दारू सब कोई पीता है भाई साहब, तो देख सकते हो क्या होता है सो, परंतु जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल होता है ना, इसी का उपयोग होता है आपके पास डीनेचर रिएक्टिफाइड स्पिरिट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, इसलिए आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपके मिथेनॉल अल्कोहल यही करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज प्रेजेंट ऑफ अल्कली इज कॉल्ड। देखो अल्कली का मतलब होता है क्षार, ठीक है, जो अल्कली का मतलब होता है वो क्षार होता है। तो क्षार की उपस्थिति में अगर एस्टर का आप लोग जल या अपघटन करोगे तो वो साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्लास 10 का हूबहू एकदम लाइन बाय लाइन छाप दिया है क्वेश्चन को, ठीक है, बस खाली यहाँ पे अल्कली लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी वहाँ पे क्षार लिखा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन एवं उसके यौगिक कम से कम लाइन बाय लाइन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वेजिटेबल्स ऑयल यूजुअली कंटेन, यानी कि जो आपके वनस्पति तेल होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, वो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ठीक है, वो सभी असंतृप्त यौगिक होते हैं और साथ ही साथ ऑयल में आपका वसा मिलता है, इसलिए आप लोग याद रख सकते हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि असंतृप्त वसा अम्ल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर फॉर्म्स कप विथ सोप ड्यू टू अ प्रेजेंट ऑफ CaCl2, ठीक है, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज़ भाई साहब नॉन पोलर, क्योंकि देखो क्या होता है सो, जो आपके पास मिसेल होता है, क्लास 10 में आप लोग मिसेल के निर्माण के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े होगे। डिटेल तो नहीं बोल सकता क्योंकि डिटेल आप लोग जाके आगे चल के 11-12 में पढ़ोगे। हाँ ये काला सच्चाई है कि जो आज का ये लेक्चर है इसमें आपका मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास का बेस्ड है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा मोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन करोगे कि नहीं, ना हमेशा खाली लुबली क्वेश्चन करोगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए कर लो, ठीक है। तो बेसिकली जो मिसेल का निर्माण है उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि मिसेल में आपका दो तरह के सिरा होता है, एक जलरागी और एक जलविरागी। जलरागी सिरा जो होता है वो क्या होता है कि आपके पास जल के साथ वो घुलनशील हो जाता है, परंतु एक जल विरागी सिरा होता है वो विरा होता है जल से, यानी कि वो जल से घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो वही जल विरोधी, जो आपके पास जल विरोधी सिरा होता है या फिर जल विरागी सिरा, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक एंड भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो जल में नहीं, वो हाइड्रोकार्बन में आपका घुलनशील होता है। जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, जिसको कपड़ा में आपका ऑयल गंदा वगैरह लगता है ना, तो उसमें वो हाइड्रोफोबिक सिरा, जल विरोधी सिरा क्या होता है, घुलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा, उतना तो आपको नहीं पता होगा, बस छोटा सा याद रख लीजिएगा। इतने जितने भी यौगिक जो जल में घुलनशील होते हैं वो याद रख लीजिएगा, वो पोलर होते हैं, और जो जल में घुलनशील नहीं होते वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अध्रुवीय होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वो जल में घुलनशील नहीं, क्वेश्चन में खुदे बोल दिया कि वो जल में घुलनशील नहीं, किसमें घुलनशील है, वो हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है, तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है नॉन पोलर होगा, तो इसलिए आप लोग ए को मार दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग छोटा सा याद रख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंपाउंड विच डज नॉट बिलोंग टू दी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में पता है समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि दो क्रमागत श्रेणी के बीच में CH2 का अंतर होता है। चलो इसको छोड़ो, उससे यहाँ क्वेश्चन बनाना थोड़ा कठिन है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, अगर एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह लगा हो और वो या तो अल्केन का हो या तो एल्किन का हो या फिर अल्काइन का हो, तीनों में से किसी एक ही का हो, और उन सभी में अगर आपका एक ही प्रकारात्मक समूह जैसे कि अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या कोई सा हेलो ग्रुप हो गया, इस सब में से कोई सा भी एक लगा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समजातीय श्रेणी के उदाहरण में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो CH4 ये मिथेनॉल है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, सब में अल्कोहल लगा है, तो यानी कि एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब भाई साहब समझो यहाँ पे, और देखो यहाँ CH4 है, यहाँ C4H12 है, यहाँ पे देख लो आपके पास C3H8 है, ये सभी जो है आपके पास CnH2n+2 को फॉलो करता है, यानी कि एल्केन का समूह का है, परंतु जो यहाँ पे C2H6 है जो आपके पास, यहाँ पे C2H6, यहाँ जो 3 बी नंबर का ऑप्शन है, ये मैंने गलती कर दिया, ये जो बी नंबर का ऑप्शन है देख लो यहाँ पे CnH2
2n+2 को फॉलो नहीं करता, क्योंकि देख लो यहाँ पे जो आपके पास n का वैल्यू वो 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे अगर n का वैल्यू 4 हो तो 8 + 2 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 है, यानी कि 2 ज़्यादा है। ये थोड़ा सा अलगे दुनिया का ग्रुप लग रहा है हमको, ठीक है। तो बेसिकली यही जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कि ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, समझाती सीरीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ना ही एल्केन समूह का, क्यों देख लो बाकी ये सभी जो तीनों ऑप्शन है ये सभी एल्केन का है, CnH2n+2 का समूह का है, साथ ही साथ सब में अल्कोहल है, परंतु इसमें भाई बी नंबर में अल्कोहल तो है, परंतु ये CnH2n+2 के समूह का नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज नहीं हो जाएगा, समजाति श्रेणी का उदाहरण नहीं हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन आपको सही कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर्स एटॉम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, यानी कि अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो श्रृंखलन का गुण कहलाती है, कैटेनिसन। याद रख लीजिए बात, कार्बन में कैटेनिसन का गुण पाया जाता है, जिस कारण से वो कार्बन कार्बन खुद में ही और दूसरे यौगिक के साथ भी वो बहुत लंबी श्रृंखला का चेन बना सकता है। इसी कारण से हमारे पृथ्वी में कार्बन का मात्रा बहुत ही कम है, परंतु हर एक जगह पे कार्बन है, समझ में आया ना? तो इसलिए आपके पास यहाँ कैटेनिसन, सी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब ये देख लो डायरेक्टली रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया, क्लास 10 वाले आप लोग को याद होगा, ठीक है। देखो ये COOH ये मेथेनोइक अम्ल है ना, ठीक है, और यहाँ पे OH अल्कोहल है, तो मेथेनोइक अम्ल और अल्कोहल को अगर रिएक्ट कराओगे यहाँ पे X के जगह पे याद रख लीजिएगा मेथेनोइक अम्ल, और अगर आप लोग अल्कोहल को अगर रिएक्ट कराओगे अगर अम्ल की उपस्थिति में, खासकर H2SO4 की उपस्थिति में, तो याद रख लीजिएगा वो क्या बनाता है आपके पास एस्टर बनाता है, ठीक है। और एस्टर का एक खासियत ये है कि वो थोड़ा फल जैसा सेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो बताना भूल गया, इन और ऑप्शन H2SO4, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि जो हमारा आधुनिक आवर्त का जो नियम है, फिर बोलो कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने दिया था? आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लिखिएगा 93 नंबर का क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिएगा उस महान वैज्ञानिक का जिसने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का या फिर बोला आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो टोटली परमाणु संख्या पर बेस्ड था, ठीक है। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देख लो, लिखा कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक, यहाँ नंबर की जगह पे मास कर लीजिएगा, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। आपके पास 18 और 35 बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो ये जो ग्रुप 7 नंबर में बिलोंग करता है, आप लोग गौर करके देखिएगा, ठीक है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस प्रकार से कॉलम बचा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप 1 2 3 इस वजह से बड़ा होगा। तो देखिएगा जो 7 नंबर का ग्रुप है उसके नीचे में देखिएगा आपका लगभग 18 पॉइंट कुछ का और 35 पॉइंट कुछ का जो एलिमेंट का जो आपके पास परमाणु द्रव्यमान है वो वाला एलिमेंट आपको यहीं पे ग्रुप नंबर 7 में दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग डी नंबर का ऑप्शन तो याद रख लीजिएगा, बाकी आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। मेंडलीव का हो गया, ठीक है। न्यूलैंड्स ने जो जो आपका डोवेराइन का जो 3 गो ट्रिक दिया था वो सब याद कर लीजिएगा, न्यूलैंड्स का स्टक का नियम, और साथ साथ परमाणु का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये सबको जरूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दी एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यहाँ कौन सा जो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है? तो भाई साहब सभी धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको कॉपर ही एक ऐसा दिख रहा है जो कि आपका यहाँ पे धातु ही, इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए कॉपर माने तांबा, याद रख लीजिए बात। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहला जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक है, F। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा ऑप्शन, ये सेकंड पूछा इसलिए सेकंड ऑक्सीजन हो गया, सबसे पहला फ्लोरीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द एलिमेंट विथ हाल्फ फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका सवाल आ गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जो क्लास 10 के जैसा नहीं बनेगा कि आप लोगों ने 2 8 10 इस तरह से जो भी होता है इस तरह से बांट दे, उससे नहीं बनेगा। यहाँ से आपको SPD का उपयोग करना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। P में जो आ सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। SPD में आपके जो टोटल हो सकते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या पूछे सब इलेक्ट्रॉनिक वितरण के लिए, जैसे कि KLMN सेल होता है उसी प्रकार से इनको सेल में बांटने के लिए हम लोग बढ़ते हैं 1s2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 2s2 होता है, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से 2p6 होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो परंतु यहाँ पे देख लो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं आपके पास? 7 होते हैं। तो 1s2, क्योंकि देखो S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये आपका 1s2 हो गया। इसके ऊपर में दो जो दिख रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया, तो नाइट्रोजन में और कितना बचा? और 5 इलेक्ट्रॉन बचा।
तो 1s1 हो गया, उसके बाद फिर होता है 2s2, इसमें से फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यानी कि आप कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन आपका खपत हो चुका है नाइट्रोजन का। अब कितना बचा, अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आपके पास 2p3 में चला जाएगा, यानी पी में चला जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। और पी जो होता है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन है कितना, 3 ही ना है, आधा ना है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था, इसीलिए आप लोग याद रख लीजिएगा, नाइट्रोजन ये आपका सही हो जाएगा। आप लोग एक बार सर्च मारिएगा यूट्यूब में, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, ठीक है, इस SPDF के क्रम में, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा, इसका बहुत सारा ट्रिक भी है, ठीक है। देखिए अब जो आपके पास 98 नंबर का प्रश्न लिखा है कि दी ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज, यानी कि प्रभावी केंद्र आवेश का क्रम है। तो जो प्रभावी केंद्र आवेश होता है, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है, या फिर मैं सीधा सीधी बोलो तो जो आपके पास परमाणु का आकार है उस पर डिपेंड करता है, यूँ समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो परमाणु आकार जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो उतना ही कम होता है। जितना बड़ा परमाणु उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जितना छोटा परमाणु होता है, जितना ही छोटा आपका एटॉमिक रेडियस होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका प्रभावी केंद्र आवेश उतना ज़्यादा होता है। तो चीज़ समझ में आ गया। और आप लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर ऊपर से अगर नीचे जाते हो तो जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु का जो त्रिज्या है, फिर यूँ बोलो कि जो परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक, क्योंकि उसमें सेल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऊपर से अगर नीचे आओगे तो जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी केंद्र आवेश क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उसमें परमाणु का जो आकार है वो नीचे आने पे बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है परमाणु के साथ बढ़ने पे घटता है, तो यानी कि नीचे आओगे तो जो प्रभावी केंद्र आवेश है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो घटेगा। तो जो ऊपर में जो सबसे ज़्यादा पहले एलिमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है हलीना ने किया रब से फरियाद, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास देख लो हलीना, यहाँ पे एच ही तो है नहीं, ठीक है, आपके पास एच तो है नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसके बाद फिर लीना, ठीक है, ली हो गया, उसके बाद फिर ना हो गया, उसके बाद फिर कर, फिर रब से फरियाद, ठीक है। तो देखा जाए तो आपके पास लिथियम, सोडियम, उसके बाद फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, ये जो है आपके पास ये सीरीज में, या फिर बोलो कि ये जो है एक ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे आने पर सबसे पहले आपके पास लिथियम होता है, उसके बाद आपके पास सोडियम होता है, फिर पोटेशियम, फिर आपके पास रुबिडियम होता है। तो यानी सबसे पहले क्या होता है, लिथियम होता है, इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि इसी का सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, प्रभावी केंद्र आवेश होगा, उसके बाद सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। तो यानी कि यही बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लिखा है कि ट्राइड अमोंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्नलिखित में से त्रिक है, या फिर बोलो कि इनमें से कौन सा त्रिक है। डोबेराइन का त्रिक आप लोगों ने पढ़ा ना, तो डोबेराइन ने 3 त्रिक दिया था। कितना त्रिक दिया था, 3 त्रिक दिया था। पहला जो त्रिक था वो था आपके पास था नाइट्रोजन, फिर था आपके पास फास्फोरस, फिर था उसके बाद आर्सेनिक AS, ठीक है, ये पहला त्रिक था, याद रख लीजिए बात, ठीक है, NPAS। उसके बाद दूसरा जो त्रिक था वो था आपके पास CaSR, उसके बाद आपके पास था Ba, यानी कि देखा जाता हो गया कैल्शियम, उसके बाद फिर आपके पास हो गया स्ट्रेंडियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम, उसके फिर Ba जो होता है आपके पास होता है बेरियम, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपके पास ये तो दूसरा त्रिक हो गया। तीसरा जो त्रिक था वो क्या था आपके पास, क्लोरीन, फिर था आपके पास उसके बाद था ब्रोमीन Br, उसके बाद फिर लास्ट में था आयोडीन। तो ये जो था ये तीसरा त्रिक था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जो आपके पास यहाँ जो आपके पास डी नंबर में दिख रहा है आपके पास CaSR Ba, यही तो आपके पास दूसरा नंबर का त्रिक था डोबेराइन का। तो यही तो सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का यही एक त्रिक है, ठीक है। और त्रिक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पहला वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका अगर औसत निकालोगे तो वो बीच वाला का, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास स्ट्रोंटियम लिखा हुआ है इसके बराबर होगा, ठीक है। बराबर क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास KOH इज स्ट्रॉन्गर बेसिड देन LiOH, द रीजन इज, यानी कि जो आपके पास KOH है आपके पास LiOH की अपेक्षा में अधिक शक्तिशाली क्षार है। ऐसा क्यों है भाई साहब, तो याद रख लीजिएगा जो आपके पास पोटेशियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण से ये क्या हो जाता है कि जल में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न कर पाता है, किसके मुताबिक, LiOH के मुताबिक। इस कारण से क्या हो जाएगा, LiOH से ये K जो हो जाएगा KOH, ये अधिक क्षारीय नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास K इज हाईली रिएक्टिव, इसी कारण से, ठीक है। तो C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जिनको वीडियो पसंद आया भाई साहब लाइक जरूर कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।